हाय एवरीवन, मेरा नाम है कृति। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो पेपर था 2019 दिसंबर का लॉ का, और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये एनालिसिस मैं करने वाली हूँ, ये मैंने डिवाइड किया है 10 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यूजीसी के सिलेबस में 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं और उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 2019 का पेपर था उसको भी मैंने बाइफरकेट किया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट से आया है। जैसे जो जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं। तो आज मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, 51 बेसिकली, जो कि फर्स्ट 5 सिलेबस में से होंगे। जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, और इस सिलेबस में से हम करेंगे आज के टॉप 5 के सब्जेक्ट्स। तो इससे बेसिकली ये फायदा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली अब टाइम नहीं है और हमें स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। तो अब हम उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट का लॉ का 2019 दिसंबर का एग्ज़ाम, और उसमें हम बात करने वाले हैं आज 4 टॉपिक्स की। और आप एक बात समझिए कि अगर 51 क्वेश्चंस 4 टॉपिक्स में से आए हैं तो ये 4 टॉपिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम्स के लिए। अगर 51 क्वेश्चंस में से आप 30 भी सही करके आते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर करने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की। तो 2019 दिसंबर के पेपर में जूरिस्प्रूडेंस के 13 क्वेश्चंस आए थे 100 में से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सालमन एन्यूमरेट्स 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट्स। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और 5वां कैरेक्टरिस्टिक क्या था जो सालमन ने दिया था, उस पे क्वेश्चन आया था। तो जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो है सब्जेक्ट ऑफ राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, कंटेंट ऑफ राइट, टाइटल ऑफ राइट, और जो 5वां होता है वो है सब्जेक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो इसका आंसर है सब्जेक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है जूरिस्प्रूडेंस का कि प्रोफेसर डाइसी ने 3 मीनिंग्स ऑफ रूल ऑफ लॉ दिए थे, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इंडियन सिस्टम पे इसमें से क्या क्या अप्लाई होता है। तो देखिए, इंडियन सिस्टम पे एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ अप्लाई होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए एंड बी ओनली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस का है कि किस जूरिस्ट ने क्या बोला था। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये याद करना कि कौन से जूरिस्ट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये किसने बोला है। तो ये लाइन बोली है HLA हार्ट ने। तो आप प्लीज़ याद करिए कि जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है, हार्ट ने क्या क्या कहा है। जो इंपॉर्टेंट है केल्सन और डेवलिन, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं जिनकी बोली गई बातें आपको याद होनी चाहिए। तो लॉ एंड मोरालिटी पे HLA हार्ट ने बात करी है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक स्टेटमेंट है जो कि पूछा गया है कि ये किसने बोला था। तो जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैविंग देयर एसेंस इन देयर फॉर्म, दे आर लिविंग इंस्टीट्यूशंस ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम इंग्लिश सॉइल. The significance is vital, not formal. It is to be gathered not simply by taking the words and a dictionary, but by considering their origin and the line of their growth. तो ये बोला था होम्स ने, और इसलिए इसका आंसर है होम्स। तो इससे भी याद रखिए कि आपको याद रखना है कि किसने क्या बोला था। ये इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने जो जो बोला हो वो आप एक बार देख लीजिए, गूगल कर लीजिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मेड बाय दीज पीपल। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग जूरिस्ट से लीगल थ्योरी इज लिंक्ड एट वन एंड विथ फिलोसफी एंड एट अदर एंड विथ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसका आंसर है फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने कहा था कि लीगल थ्योरी एक साइड से फिलोसफी से जुड़ी हुई है और दूसरी साइड से पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ी हुई है। तो लीगल थ्योरी के 2 एंड्स बताए थे, किसने बताए थे, फ्रीडमैन ने। फिर आता है, लॉ मस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम सोशल साइंसेज, मेटाफिजिकल, एथिकल एंड मॉरल एलिमेंट्स। तो ये किसने कहा था, ये कहा था केल्सन ने। केल्सन ने कहा था कि लॉ फ्री होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, फ्री से केल्सन याद रखिएगा, मतलब आप जो भी बनाना चाहें इजीली याद रखने के लिए चीज़ों को, वो आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस पे आया था, हु डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस एज अ फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ।
तो हर साल यूजुअली होता ही है कि ये पूछा जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस ऐसा किसने डिफ़ाइन किया, वैसा किसने डिफ़ाइन किया। तो प्लीज़ जाके देखिए हु डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस, और जिन जिन ने जो जो डेफिनेशन दी होगी वो याद कर लीजिए। तो फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ दी थी हॉलैंड ने। फिर क्वेश्चन आता है कि जब साइंस ऑफ लॉ या फिर फिलॉसफी ऑफ लॉ इमर्ज हुआ था तब कौन सी अप्रोच एग्जिस्टेंस में आई थी। तो फिलॉसफी ऑफ लॉ या साइंस ऑफ लॉ के इमर्ज होने पे सोशियो लीगल अप्रोच एग्जिस्टेंस में आया था। फिर है लॉ इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअल चेंज। तो ये कौन सा जूरिस्प्रूडेंस स्कूल है। तो हर जूरिस्प्रूडेंस स्कूल का एक अलग अलग वे होता है डिफ़ाइन करने का लॉ को। तो जो रियलिस्ट जूरिस्प्रूडेंस है वो डिफ़ाइन करता है कि लॉ हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। रियलिस्टिक है, ऑब्वियसली लॉ हमेशा चेंज होता रहता है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, लीगल एंड इक्विटेबल सही है, एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड सही है, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल सही है, लेकिन लीगल एंड वेस्टेड ओनरशिप कुछ नहीं होता है, वेस्टेड एंड कंटिंजेंट होता है। क्या होता है? वेस्टेड एंड कंटिंजेंट। तो इसलिए हमारे सही ऑप्शंस क्या हो गए? बी, सी एंड डी ओनली। सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर आता है कि आपको कौन सी थ्योरी किस जूरिस ने दी थी, ये मैच करना है। ये बहुत ज़्यादा आता है, तो हर थ्योरी जो भी दी गई है वो कौन से जूरिस ने दी है ये आप याद कर लीजिए। जैसे स्पिरिट ऑफ पीपल जो है वो सैविग्ने ने दी थी, सोशल सॉलिडारिटी डुकिट ने दी थी, जो डिक्टेट्स ऑफ रीजनिंग है वो थॉमस एक्यूनास ने दी थी, और सोशल कंट्रोल एहरिंग ने दी थी। तो ये इसका आंसर सेम सेम सामने वाला ही है, इसका आंसर है 1। फिर है पॉजिटिविज्म से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको आंसर बताना है। पहला है लॉज आर कमांड। तो ये तो रट ही लीजिए कि पॉजिटिविज्म में ये चीज़ आती ही आती है। सेकंड है एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो पॉजिटिविज्म ऑब्वियसली एक डिफरेंट स्कूल है और सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल अलग अलग स्कूल है, तो ये सही है कि वो डिस्टिंक्ट ही होगा। डिसीजंस कैन बी डिडक्टेड लॉजिकली विद रिकोर्स टू मोरालिटी। अब आप हमेशा याद रखिए मोरालिटी पॉजिटिविज्म का उल्टा होता है, तो इसलिए ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं सही होएगा कि पॉजिटिविज्म डिडक्ट किया जाता है मोरालिटी से, और लॉ एज इट इज को लॉ ऑट टू बी से सेपरेट किया जाता है पॉजिटिविज्म में ही। तो गलत क्या है? सी। तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिविज्म में कौन से 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है? ए, बी और डी। इसलिए आंसर है सेकंड। अगर मोरालिटी है और पॉजिटिविज्म है तो वो साथ साथ कभी नहीं जाएंगे। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग सेड देयर इज एन एसेंस नो डिफरेंस बिटवीन द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी एंड दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी प्लीज़ पढ़ लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बोला था केल्सन ने कि कोई डिफरेंस नहीं होता है कंपनी और इंडिविजुअल पर्सन के लीगल पर्सनैलिटी में। तो ये थे जूरिस्प्रूडेंस के 13 क्वेश्चंस जो कि 100 में से आए थे। तो जूरिस्प्रूडेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक तो हमें पढ़ना है कि किस जूरिस ने कौन से स्कूल में था, ठीक है, किसने क्या क्या बोला था, जो स्टेटमेंट्स बोले थे, और हमें जो पढ़ना है कि जूरिस्प्रूडेंस पे जो अलग अलग लाइंस बोली गई हैं इन जूरिस ने उनके बारे में पढ़ना है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाता है और इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो इसमें एक्चुअली 16 क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से आए थे पिछली बार, क्या कहते हैं, यूजीसी नेट दिसंबर में। 16 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर होता है। तो इसलिए प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें मोस्टली केस लॉज या फिर जो बेयर एक्ट है उसी से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दिया है, इस केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ था, और इम्पॉर्टेंट ही पूछे जाते हैं जो मेन मेन रहते हैं जो आपने लॉ स्कूल में पढ़े हो। तो इसलिए आप इन 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको मैच करनी है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 कि कौन से आर्टिकल में क्या दे रखा है। बेसिकली गवर्नर से रिलेटेड है जो भी आर्टिकल दे रखे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आंसर है बेसिकली 2A का जो है वो आर्टिकल 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट्स दे रखा है, आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट दे रखी है, आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर दे रखा है,
और आर्टिकल 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर दे रखा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें कौन सा सही है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज ए एंड बी। सिर्फ यही दोनों ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, और सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड। ये दोनों चीज़ें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आती हैं। जो ये है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, इंडिविजुअल के बीच की चीज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट के। और एनी डिस्प्यूट तो नहीं होता, ऑब्वियसली अलग अलग जुरिस्डिक्शन इसलिए ही बनाए हैं ताकि सारे डिस्प्यूट्स एक ही में ना आए। तो सी और डी आंसर नहीं है। फिर है आर्टिकल 371 एफ, जो कि स्पेशल प्रोविजन से डील करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ सिक्किम। वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो 36th अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था आर्टिकल 371 एफ के अंदर। तो आर्टिकल 371 देख लीजिए सॉरी, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं। फिर हम बात करते हैं कि कौन सा ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है, कौन सा आर्टिकल है जो ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है ऑन द यूनियन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आर्टिकल 355। तो बेसिकली आर्टिकल 350 से लेके आर्टिकल 380 थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि इमरजेंसी है और उसके अलावा आपका अमेंडमेंट प्रोसीजर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आता है कि कौन से केस में हेल्ड किया गया था प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो काफ़ी इजी है, ये हम हमेशा ही पढ़ते हैं। तो केशव नंदा भारती केस था जिसमें बोला गया था प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर रूल ऑफ लॉ जो अभी हमने देखा था जूरिस्प्रूडेंस में कि किसने दिया था, डाइसी ने दिया था, राइट। तो डाइसी ने दिया था, तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो हमने देखा था उसमें इक्वालिटी की बात हुई थी, डाइसी ने इक्वालिटी की बात हुई करी थी। तो इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में दे रखा है, इसलिए रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में है। फिर आता है कि आर्टिकल 25(1) के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं, ये मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका आंसर है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये काफ़ी ईजी था। फिर हम आते हैं आर्टिकल 356(1)(b) में क्या दे रखा है। तो मैंने आपको बताया ये 350 से आप 380 तक तो अच्छे से देख ही लीजिए, क्योंकि उससे कुछ भी कहीं भी पूछ लेते हैं। तो वो आप बेयर एक्ट से ही पढ़िएगा, वर्ड टू वर्ड पढ़िए, और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन है जो कि आता ही है। और इसका आंसर है प्रेसिडेंट में बाय प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356(1) डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये 356(1)(b) में दे रखा है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस केस में बोला था फेडरल स्ट्रक्चर इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोला गया था एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। क्या बोला गया था, फेडरल स्ट्रक्चर को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था। एसआर बोमाई। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि कौन से केस में क्या क्या बोला गया था। तो ये चारों केस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या क्या मेन हेल्ड किया गया था ये आप एक बार देख लीजिएगा। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सो फार एज द गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन इन आर्टिकल 14 इज कंसर्न एनी स्टेट एक्शन विच कॉन्ट्रवीन्स आर्टिकल 14 इज वॉइड। किस केस में बोला गया था कि गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन तक की जहाँ बात होती है आर्टिकल 14 के अंदर, तो अगर कोई भी स्टेट एक्शन होगा, एग्जीक्यूटिव करे, लेजिस्लेचर ले या जुडिशियल ले, जो आर्टिकल 14 को कॉन्ट्रावीन करेगा वो वॉइड ही होगा। ऐसा बोला गया था बुधान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। ये तीनों केस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया था आप एक बार देख सकते हैं। फिर आर्टिकल 233 की बात होती है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है। तो उसमें क्या दे रखा है, कौन करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके जो गवर्नर होता है वो देता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज अंडर आर्टिकल 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही
रिसाइड करती है नॉट इन वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कौन से केस में बोला गया था? तो ये बोला गया था केशव नंदा भारती केस में। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा केस है जो कि इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस के अंदर यूजीसी नेट के। तो एक बार प्लीज़ इलेक्शन कमीशन भी पढ़ लीजिए, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए कौन कौन इनके हेड बनते हैं, अभी कौन चल रहे हैं, और कौन से केस हुए हैं, और कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे इस पर डिसीजन लिया जाता है। तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो खैर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया था, तो इसमें आपको ईयर भी याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा केस कौन से ईयर में हुआ था, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो जो इसका आंसर है वो है DBAC। तो सबसे पहले हुआ था SS धनोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर हुआ था TN सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर हुआ था कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और लास्ट में आया है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट टू अडॉप्ट द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी एंड इम्प्रोविजनिस्टिक पॉलिसी, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दे रखा है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होनी चाहिए और इम्प्रोवाइजिंग पॉलिसी होनी चाहिए? तो वो है आर्टिकल 48A में दे रखा है कि प्रोटेक्शन करिए और इम्प्रूव करिए। फिर है एक्सप्रेशन माइनॉरिटी के ऊपर कि इट इज़ अ रिलेटिव टर्म and is referred to represent the linguistic or religious sections forming less than 50% of the total population of the state। ये कौन से केस में बोला गया था? तो ये बोला गया था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये माइनॉरिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और बाकी जो 3 केसेस हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें क्या हेल्ड किया था वो भी देख लीजिए, हो सकता है इस बार के पेपर में आ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आर्टिकल 353, 354, 355, 356 से रिलेटेड है। मैंने आपको बोला 350 से 380 तो बहुत ही अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप 3 क्वेश्चन देख चुके हो जो इसी पार्ट में से आया है, तो अगर आपको वो 3 आते होंगे तो आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है, उसमें उसका आंसर है ऑप्शन 3 B एंड C। तो B एंड C सही है, 353 और 356 वाला गलत है, A और D गलत है। फिर 354 में है इनकम जनरेटिंग पावर ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और 355 है ड्यूटी ऑफ यूनियन। ये तो हमने पहले भी देखा था ना, ये पूछा भी था कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें दिया गया है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन होगी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। तो आई थिंक दैट इज़ इट। ये 16 क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है इमरजेंसी। 350 से 360 तो कर ही लीजिए, 380 भी नहीं हो रहा तो। उसके अलावा आप पढ़ लीजिए फंडामेंटल राइट्स, और जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली 11 क्वेश्चंस आए थे 2019 के दिसंबर के लॉ के पेपर में, जो कि है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्लीज़ मिस मत करिएगा। और इसमें जितने भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं, 10 सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, तो वो पढ़ के ज़रूर जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में आता है? तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या क्या है आप वो प्लीज़ नेट पे जाके देख लीजिए। ये 4 तो है ही हैं, और इसके अलावा एक 5वीं चीज़ है सेकेंड प्रोटोकॉल आई थिंक, जो कि इसमें इंक्लूडेड होता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में। तो ये चारों चीज़ें इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। तो इसका आंसर है A, B, C एंड D। मैं बता देती हूँ, UDHR है, ICCPR है, ICESCR है, और ऑप्शनल प्रोटोकॉल तो है ही, सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है जो कि ऑप्शन नहीं था। फिर है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि कौन, तो हमें से पूछा गया है कौन सा कन्वेंशन कब अडॉप्ट हुआ था। तो बेसिकली आपको क्या याद करना है, आपको कन्वेंशन की डेट्स याद करनी है कि कौन सा कन्वेंशन कब आया था। तो जो इसमें सही है वो है कन्वेंशन ऑफ नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन और कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस। नेशनैलिटी और ये नेशनैलिटी ऑफ न्यूबॉर्न वाला ऑप्शन गलत है, ये इस ईयर में नहीं अडॉप्ट किए गए थे। तो इसका आंसर है B एंड C, दैट इज 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग और असर्शन से रिलेटेड। तो पहला असर्शन है सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ जस्कोजेंस लोकल कस्टमरी लॉ कैन सप्लीमेंट और डेरोगेट फ्रॉम जनरल कस्टम। लोकल कस्टमरी लॉ जो है जनरल कस्टम से भी आ सकता है जब तक कि वो यूस्कोजेंस को नहीं हार्म कर रहा हो। और इसका रीजनिंग ये दिया है कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट रिकग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ लोकल कस्टम।
तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्स रियलाइजेज द कंसेप्ट ऑफ लोकल कस्टम, उसी से कस्टमरी लॉ आता है। तो ये आर तो रॉन्ग होएगा ही होएगा। और जो ए है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो लोकल कस्टमरी लॉ है वो जनरल कस्टम से को सप्लीमेंट कर सकता है या फिर उससे डेरोगेट हो सकता है, जब तक कि वो यूज कोजेंस के रूल्स को हार्म ना कर रहा हो। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। अगेन आई एम सेइंग केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो एक बार देख लीजिएगा विद ईयर। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है इसका ऑप्शन 2 CDBA। ये सबसे पहले आया था, फिर आया था स्टेट ऑफ मद्रास, फिर आया था हांस मुलर वाला केस, और सबसे लास्ट में आया है मुबारक अली अहमद केस। फिर हम WTO पे आते हैं। WTO पे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ WTO अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इसका इसमें पूछा गया है कि आर्टिकल 111 के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर आर्टिकल 111 ऑफ अग्रीमेंट्स एस्टैब्लिशिंग WTO, द मेन फंक्शंस ऑफ द WTO आर। तो मेन फंक्शंस पूछे हैं WTO के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज बी एंड सी। ये WTO के मेन फंक्शंस हैं। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इंडीड अ साइन qua non फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंटर स्टेट रिलेशंस इज सेड बाय। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जज नागेंद्र सिंह ने। और फिर से वही है कि किसने क्या बोला था, ये तो रटना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ये बेसिकली बात कर रहा है UN चार्टर का, UNO के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जनरल असेंबली के, वो हमेशा 2 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 3 ईयर्स के लिए नहीं होते। तो डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही आंसर है बेसिकली ऑप्शन ए एंड बी। सिक्योरिटी काउंसिल के भी 14 मेंबर्स नहीं होते हैं। ए और बी सही स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको केस लॉज को मैच करना है कि उन पे वो किससे रिलेटेड है केस लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा। मैं मोस्टली इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाती हूँ, या फिर एक मुझे जो आता है वो मैं कर लेती हूँ, तो उससे मुझे बाकी में 2 एटलीस्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे जो यूगोस्लाविया वर्सेस US का केस है, वो लीगैलिटी ऑफ यूज ऑफ फोर्स का केस है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि डी का 1 कौन सा है। तो डी का 1 A और 4 है। तो इसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, तो आपका 50% चांस हो सकता है कि आपको सही आ सके। वैसे इसका जो आंसर है वो है 1। तो ए का 2 है। USA वर्सेस इटली जो है वो इलेक्ट्रॉनिका सिकुला SPA से रिलेटेड है। बी का 3 है लैंड आइलैंड एंड मैरिटाइम डिस्प्यूट केस। और स्पेन वर्सेस कनाडा जो है वो फिशरीज जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से केस में डी फैक्टो और डी ज्योरे रिकॉग्निशन के बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है PI पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। तो ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो एंड डी ज्योरे रिकॉग्निशन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एक्ट्स फॉर द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। तो इसका आंसर है लूथर वर्सेस सागर। ये चारों केसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्या क्या हेल्ड हुआ था आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट केस है द लॉ ऑफ नेशंस इज दैट collection of usages which civilized states have agreed to observe in their dealings with one another। ये डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ लॉर्ड कॉलेज ने कौन से केस में दी थी? तो वो है क्वीन वर्सेस के। नेक्स्ट केस जो है वो है निकारगुआ वर्सेस USA। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, हर कोई पढ़ता है। बेसिकली USA ने बहुत ज़्यादा इंटरफियर किया था निकारगुआ में। जब रिबेलियन हो गया था तो जो रिबेल कर रहे थे, जो कॉन्ट्रास्ट थे, उनका साइड ले लिया था USA ने। और फिर ये केस ICJ में गया था कि USA क्यों बीच में आ गया हमारी कंट्री में, ये वो निकारगुआ ने ऐसा ऐसा बोला था। तो इस केस में जो जो हेल्ड किया गया था वो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसका आंसर है 3rd ऑप्शन निकारगुआ वर्सेस USA में सबसे ज़्यादा ये बोला गया था कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर नॉट हिरार्किकल। जो आर्टिकल 38 ICJ के सोर्सेज दे रखे हैं वो हिरार्किकल नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट दे रखा है वो सबसे ऊपर है, फोर्थ वाला जूरिस्ट वाला लास्ट है, ऐसा नहीं। वो हिरार्किकल नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री और इंटर रिलेटेड है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है PIL। इसमें आपने देख लिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस लॉज,
और जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो ऑप्शन से ही आपको पता चल जाते हैं, जैसे निकारागुआ वर्सेस यूएसए में क्या है वो पढ़ लीजिए, फिशरीज वाले केस में क्या है वो पढ़ लीजिए, यूएसए वर्सेस यूएसए के तो बहुत सारे ही हैं, पर ये सब इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। और बाकी एक्स्ट्राडिशन वगैरह पे जो भी केसेस हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। डी फैक्टो और डी ज्योरे में क्या फ़र्क होता है वो पता चलना चाहिए। कौन सी कंट्री को अभी मिला है स्टेटस इन डी ज्योरे रिकॉग्निशन या फिर डी फैक्टो, ये सब आप एक बार देख सकते हैं। और पीआईएल भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो 11 क्वेश्चंस थे जो पीआईएल से आए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक की, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो 4th नंबर पे आता है सिलेबस में हमारे यूजीसी नेट लॉ के, वो है लॉ ऑफ क्राइम्स। तो दिसंबर 2019 के लॉ के पेपर में लॉ ऑफ क्राइम से पूछे गए थे 11 क्वेश्चंस। तो 11 क्वेश्चंस है जो कि लॉ ऑफ क्राइम से भी आए थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि एक्ट 22 ऑफ 2018 से कौन सा प्रोविजन इंसर्ट किया गया था आईपीसी में। तो इसका आंसर है पनिशमेंट फॉर रेप ऑन विमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। ये ऐड हुआ था एक्ट 2 ऑफ 2018 से। सेकेंड क्वेश्चन है कि थेफ्ट के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आईपीसी में क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि थेफ्ट में क्या क्या आता है, जो कि आपको आईपीसी में बेयर एक्ट में ही मिलेगा। तो इसका आंसर है ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन 2, टेकिंग अवे ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन। पर्सन की कंसेंट के बिना आप जब मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाते हैं तो वो थेफ्ट होता है। फिर असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term for which may extend to 7 years and shall also be liable for fine। तो 7 years प्लस फाइन रॉबरी के लिए होता है कि नहीं होता है, अभी हम देखते हैं। और सेक्शन 393 है जिसमें दे रखा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड फाइन। तो सेक्शन 393 में दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो येस, जो रॉबरी है उसके लिए जो पनिशमेंट मिलती है वो है 7 years प्लस फाइन, और ये सेक्शन 393 में दे रखा है। तो इससे आपको ये चीज़ भी याद हो गया, 393 में 7 years प्लस फाइन के बारे में दे रखा है, और रॉबरी में यही आपको पनिशमेंट मिलती है अगर रॉबरी करता है कोई। तो अब जो क्वेश्चन दे रखा है कि आईपीसी में कौन सा सेक्शन में क्या दे रखा है, तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा कि कौन सेक्शन में क्या क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 80 में दिया हुआ है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। सेक्शन 82 में बात होती है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। सेक्शन 83 में बात होती है एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12। और सेक्शन 79 में दिया गया है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी ऑब्जर्व दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन अमंग द पार्टिसिपेंट्स इन अ क्राइम इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट ऑफ द सेवरल पर्सन्स चार्ज्ड विद कमीशन ऑफ एन ऑफेंस जॉइंटली मस्ट बी द सेम और आइडेंटिकली सिमिलर। ऐसा कौन से केस में बोला गया था, तो ये बोला गया था अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये सेक्शन 34 से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट केस है किडनैपिंग का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अंडर सेक्शन 361 फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप द एज ऑफ द माइनर शुड बी। माइनर की क्या एज होनी चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए कि अंडर 16 years है अगर मेल हो और अंडर 18 years है इफ फीमेल हो। तो इसका आंसर है बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा। तो ए ने बी को क्या किया था, इंस्टिगेट किया था, जो कि एक फॉरेनर है, कि आप मर्डर कर दो गोवा में। तो ए किस चीज़ के गिल्टी है, ए है अबेटिंग द मर्डर। ए ने मर्डर नहीं किया है लेकिन ए ने इंस्टिगेट किया है, तो अबेट द मर्डर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड टू डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी को लेके कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। सबसे पहले सिविल लाइबिलिटी जो है एक ऐसा रॉन्ग है जो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, बिल्कुल सही, लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी इज़ अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। इसलिए जब भी क्रिमिनल केसेस होते हैं तो आप देखोगे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ, जो भी स्टेट हो ऐसा लिखा होता है, कभी भी ए वर्सेस बी या नाम जो भी हो इंसान का उसके अगेंस्ट नहीं होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है, इसलिए इट्स अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। क्रिमिनल लॉ में ऐसा होता है। सेकेंड है सिविल लाइबिलिटी एंटेल्स पनिशमेंट वेयर एज क्रिमिनल लाइबिलिटी रिजल्ट्स इनटू डैमेजेस। ये तो बिल्कुल ही गलत है, सिविल लाइबिलिटी में डैमेजेस मिलते हैं जबकि और क्रिमिनल लाइबिलिटी में पनिशमेंट मिलता है। हमने आईपीसी में देखा है 3 years 4 years 2 years वट एवर द एक्ट इज उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलता है। तो इसका इनकरेक्ट आंसर है सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केस जो है डेथ पेनाल्टी के ऊपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसमें लगाना है इस केस को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 CADB। सबसे पहले आया था जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फिर आया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ, नहीं सॉरी, फिर आया था राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, फर्स्ट इज जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सेकंड इज राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, थर्ड इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड लास्ट इज मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये जो है ये लास्ट में आए थे बच्चन और मच्छी। ओके क्वेश्चन अब ये है कि ये कौन सा ऑफेंस होगा ये बताना है। तो इसमें whatever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring in hatred or contempt or excites और attempts to excite disaffection towards the government। जहाँ पे भी गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप हेटेड ला रहे हो तो वो हमेशा सेडिशन होता है, तो इसका आंसर है सेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफरे कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ओनली 1% 2 और मोर पर्सन फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस। तो इसका आंसर ऑब्वियसली एफरे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब लड़ाई कर रहे होते हैं, अकेले तो क्या ही लड़ेंगे। तो ऑब्वियसली 2 और मोर पर्सन फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस इज कॉल्ड इज द ऑफेंस ऑफ एफरे। तो इसका आंसर है बी एंड सी, दैट इज सेकेंड। सो ये थे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज लेते हैं यूजीसी के लॉ के पेपर में, तो इसलिए इनमें जो भी केस लॉज दे रखे हैं, जिस जूरिस्ट ने जो बोल रखा है, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कन्वेंशंस हैं आपको पता होने चाहिए, वो ज़रूर पढ़िए। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो है जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, क्राइम्स और लास्ट में बचा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 49 क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, और वो बाकी जो 6 सिलेबस के टॉपिक्स हैं उसमें से आए हुए हैं 49 क्वेश्चंस, तो हम वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में बात करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।